कोई इस ढंग से ट्रीट करता है क्या? दूसरी बात, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को धोखा दिया, वादे नहीं निभाए, वचन पूरे नहीं किए, वो तो एक बार चलता, लेकिन मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट को दलालों का अड्डा बना दिया था कांग्रेस। कोरोना महामारी से जूझ रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब 24 के महासमर में भी कूद पड़े हैं। उनका इंदौर दौरा ये बताता है कि मालवा निमाड़ पर उनका ज्यादा जोर रहेगा, यानी ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा, मालवा निमाड़ में सीएम शिवराज और कद्दावर कैलाश विजयवर्गीय पर जीत का दारोमदार रहेगा। वैसे बीजेपी का उपचुनाव में जीत का प्लान विरोधी की असफलता गिनाने के साथ अपनी सफलताएं जनता तक पहुंचाना है। इसलिए उपचुनाव में मोदी सरकार 2 के 1 साल के काम और शिवराज के 2 महीने के काम यानी चुनावी कैंपेन में 2-2 का फार्मूला तैयार है। प्रचार में बीजेपी का जोर वर्चुअल रैली पर ज्यादा है। गिनाइए, चाहे धारा 370 का सवाल हो, कश्मीर से 35A हटाने का सवाल हो, 3 तलाक का मामला हो, CA कानून बनाना हो, राम मंदिर का निर्माण हो, आर्थिक सुधार हो, एक नहीं अनेकों सौगातें देश को उन्होंने दी है। जिस प्रकार से हम रैलियां करते हैं ना, ये बिल्कुल वही स्वरूप है और वर्चुअल रैली नाम है उसका, लेकिन पब्लिक जो है बड़ी संख्या में इसके साथ कनेक्ट होगी। उधर कांग्रेस भी सोशल मीडिया पर प्रचार में जुट गई है। कांग्रेस ये बात बार बार दोहरा रही है कि वो किसान बिजली बिल, कोरोना महामारी के अलावा अपने साथ हुई नाइंसाफी को चुनाव में जोर शोर से भुनाएगी। एक एक कार्यकर्ता जिन्होंने इनको जिताया था कांग्रेस पार्टी का, वो भी इनसे नाराज है और जिनके प्रति ये लोग, जिनके खिलाफ ये लोग लड़े थे बीजेपी के कार्यकर्ता, वो भी नाराज है। और ये कोई कांग्रेस बीजेपी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस बिकाऊ विधायकों का है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का है। 100% कांग्रेस जीतेगी। दोनों पार्टियों ने अपने चुनावी तर्कश में मुद्दों के तीर जुटा लिए हैं, लेकिन जिन तेहिस पर कांग्रेस काबिज थी, वहां अब क्या ये मुद्दे चल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक नज़र उन सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व, डबरा सुमावली, अंबा महगांव, गोहद मुरैना, दिमनी भांडेर, करेरा बमोरी, जौहरा पोहरी, अशोकनगर और मुगावली। मालवा निवाड़ में बदनावर, सुवासरा, हाटपीपल्या, सावेर और आगर। मध्य क्षेत्र में सांची, विंध में अनूपपुर और बुंदेलखंड में सुर्खी सीट पर उपचुनाव होने हैं। इनमें से 22 सीट सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा देने से खाली हुई, जबकि 2 सदस्यों का आकस्मिक निधन हो गया था। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है 24 का मास्टर प्लान। जैसे जैसे उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ रही है, राजनीतिक दल चुनावी मैदान का गेम प्लान तराशने में जुट गए हैं। बड़े चेहरे, बड़े स्टार प्रचारक बड़े बड़े मुद्दों की फेहरिस्त तैयार कर रहे हैं। बीजेपी 24 के समर में मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है, उसके पहले साल के कामकाज को भुनाने की कोशिश में है, जिसमें आर्टिकल 370, राम मंदिर का मसला और CAA जैसे बड़े फैसलों के साथ मोदी की कद्दावर छवि है। और जाहिर तौर पर कोरोना को लेकर लॉकडाउन का जो बड़ा फैसला था, वो भी इसमें मुद्दा बनेगा। उधर कांग्रेस अपने 15 महीने की सरकार की उपलब्धियां, खासतौर से कर्ज माफी और बिजली बिल पर बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी है। और साथ ही उसको ये भी लगता है कि जिस तरह से उसकी सरकार को गिराया गया है, तो एक सहानुभूति की लहर उसके साथ चलेगी। तो क्या होगा मास्टर प्लान, जबकि बदले हुए हालात में ये उपचुनाव हो रहे हैं कोरोना काल में? तो इस अहम विषय पर आज एक बार फिर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर और पूर्व नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी। उनके साथ हैं कांग्रेस की सीनियर लीडर और प्रवक्ता पार्टी के भूपेंद्र गुप्ता जी, उनका बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में एक और मेहमान स्वतंत्र पत्रकार जो हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा होगी, तो उस समय उनसे आपका परिचय मैं कराऊंगा। पहली टिप्पणी डॉक्टर वाजपेयी आपकी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह का ये 24 का मास्टर प्लान है बीजेपी का? अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का मसला भी आप लेकर चलेंगे और कांग्रेस का जो भी आप पर वार होगा उसका जवाब देने की भी तैयारी होगी, जो जाहिर तौर पर विश्वासघात का ही मसला होगा। किस तरह से आप देखते हैं 24 का मास्टर प्लान कैसे? देखिए शरद जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होकर आ रही है, लेकिन मैं उसको समझते हुए बोलने का प्रयास करता हूँ जी।
बहुत सारी बातें तो आपने बहुत स्पष्ट कर दी हैं और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लगभग 1.5 दशक हमारी सरकार ऑलरेडी रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ही रहे हैं और बहुत सारी हमारी पॉपुलर स्कीम्स मैं कह सकता हूँ अधिकांश जो प्राइमरी सेक्टर के लिए है और बाकी क्षेत्रों के लिए है, सोशल सेक्टर के लिए, वो बहुत पॉपुलर रही हैं। और जब कमलनाथ जी की सरकार बीच में आई तो बहुत सारी स्कीम्स उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दी और साथ ही साथ उनके जो चुनावी वादे थे वो पूरे नहीं कर पाए। उसको भी हम भली भांति जनता के बीच रखते, खासतौर से किसानों का जो 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का उनका अभियान था वो लगभग ध्वस्त ही रहा। इसके बाद फिर चाहे बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना देने की बात रही हो या किसानों को ही हम देख लें कि दूध के ऊपर 5 रुपए लीटर बोनस की बात हो, ऐसे बहुत सारे उनके निर्णय थे जो जमीन पे उतरते नहीं दिखे। फिर एक घटनाक्रम हुआ, उनके जो 24-25 साथी थे वो अलग हुए, सिंधिया जी अलग हुए और सरकार में बदलाव आया। तो भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला और हम उस सरकार में आए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जगह चुनाव जहां हो रहे हैं, यहाँ पर बचे हुए टेन्योर के लिए चुनाव हो रहे हैं और अधिकांश जगह पर वही प्रत्याशी हैं जो वहां से विधायक चुने गए थे जी। दल जरूर इस बार बदल जाएगा। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो मुख्य विषय है वो हमारे इसी के आसपास रहने हैं और इस दौरान जो केंद्र की हमारी 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं, हालांकि हम उसको 6 वर्ष मान के चलते हैं जो लगातार रहे, उसमें से 1 या 2 जो मूल विषय हमारे हैं वो बचे हैं। अदरवाइज आप देखेंगे कि मैनिफेस्टो में हमारे जितने मुख्य विषय थे लगभग सभी विषयों को हमने अचीव किया है। 1-2 विषय जो बचे हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड या ऐसी बातें रह गई हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में केंद्र के मुद्दे राज्य में काफी अहम रोल अदा करेंगे। भूपेंद्र जी, ये तय है कि बीजेपी इस चुनाव को कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य, इन उपचुनाव में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य लेकर उतरेगी, उन मसलों की बात करेगी, क्योंकि बात सही है उसके पास अपनी सरकार की पिछली उपलब्धियों पर बात करने के लिए, क्योंकि उसकी सरकार 2018 से लेकर 2020 मार्च तक मध्य प्रदेश में नहीं थी, 25 मार्च तक। तो ये उसके लिए भी एक मौजू है उसके लिए कि वो उन विषयों को उठाए। बहरहाल आप किस तरह की तैयारी और 24 का मास्टर प्लान कांग्रेस का क्या है सर? जी भूपेंद्र जी। कांग्रेस के मास्टर प्लान की तो चर्चा मैं अभी टीवी पे नहीं करूंगा, लेकिन जो आपने अभी बात बताई है जी कि इनकी सरकार 15 साल तक यहाँ पर मध्य प्रदेश में थी, 15 साल में जो अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, लूट खसोट जो भी इन्होंने किया, उसी के कारण तो जनता ने इन्हें खारिज किया था और घर बिठा दिया था। तो आज जो है इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। 15 साल का भ्रष्टाचार इनके पास है, बोलने दीजिए मुझे आप। 15 साल का भ्रष्टाचार है इनके पास, जिसको ये बोल नहीं सकते जनता के बीच में जाके। तो ये जो है दिल्ली की बात करेंगे, ये इनकी मजबूरी है दिल्ली की बात करना। जी आप बोलते रहिए भूपेंद्र जी, कोई नहीं रोक रहा। इसके अलावा ये कोई बात नहीं कर सकते जी, ये कोई बात नहीं कर सकते जी। दूसरी जी, अरे हम नहीं डरते यार, आपसे तो हम बिल्कुल नहीं डरते, घबराइए मत। और ये जो समस्या है, ये समस्या भारतीय जनता पार्टी की समस्या है। आज जो है देश के अंदर ये हर चीज जानता है, हर व्यक्ति जानता है कि लोकतंत्र ने जनता को ये अधिकार दिया है, एकमात्र पावर उसके पास जिससे जनता सर्वशक्तिमान होती है, वो लोकतंत्र में सरकार को चुनना है। और किसी सरकार को चुनना या किसी सरकार को गिराना ये जनता का अधिकार है। ये अधिकार विधायक को नहीं दिया है कि आप जो है बिक जाएं और जो है सरकारें गिरा दें। ये जनता के मैंडेट के साथ धोखा है, गद्दारी है। जनता के हाथ में है ये ताकत। तो क्या ये सरकार जनता ने गिराई है? क्या ये सरकार जो है खरीद के गिराई गई है? क्या ये सरकार उस धन से, उस अनैतिक धन से गिराई गई है जो लूट का धन है, जो जनता की जेब से निकालकर और जो है एक सरकार को खरीदने बेचने में खर्च कर दिया गया है? ये बड़ा सवाल है। और अगर ये लोकतंत्र में जारी रहा तो चुनाव की अपरिहार्यता समाप्त हो जाएगी। चुनाव किस लिए? फिर सरकारों की नीलामी करिए, सरकारों के ठेके दे दीजिए और जो है टेंडर निकलवाइए सरकार की। ये जो व्यवस्था आज जो पूरे देश में जारी कर रही है, ये लोकतंत्र के साथ एक घिनौना और क्रूर प्रयास है जो पूरे देश में किया जा रहा है। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर ये चुनाव होता है तो देश में ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों को, जो मां की हत्या कर रहे हैं,
जो है अपने मां समान पार्टी की हत्या करवा रहे हैं और उस पर ही करके हंस रहे हैं। आप देखें कि लोग आज मर रहे हैं कोरोना से, और हमारे जो लोकतंत्र के ये जो पक्षधर हैं, ये पार्टी में 29 मई की किस तरह से ठहाके लगाकर हंस रहे हैं कोरोना के रूप में। जनता मर रही है, करोड़ों लोग, 8 करोड़ लोग सड़क पर घूम रहे हैं और ये ठहाके लगाकर हंस रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये इतनी क्रूरता के साथ भरे हुए लोग हैं। और जनता, सुनिए मेरी बात, इसके साथ जनता इसका केवल एक बिल्कुल देंगे, हम लेंगे आपको। ये जनता इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी, ये जनता इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठी है और इसका जवाब जनता अभी देगी, क्योंकि जनता के अधिकार को छीना इन्होंने जनता के हाथ में जो पावर है, उस पावर को, लोकतांत्रिक अधिकार की हत्या की इन्होंने, और ये उसका जवाब इन्हें इस चुनाव में मिलने वाला है। ये उपचुनाव नहीं है, चलिए, ये सरकार को बदलने का चुनाव है। जबलपुर से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनको भी सुन लेते हैं। चैतन्य जी, जो मैं समझ पाया बीजेपी और कांग्रेस के मित्रों को सुनने के बाद, बीजेपी इसको एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में जाकर चुनाव लड़ेगी। जैसी उलझन उसके सामने थी, कुछ वैसी उलझन शायद कांग्रेस के सामने इस बार हो सकती है कि आप विश्वासघात की बात करेंगे लेकिन अपनी उपलब्धियों की बात करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त स्वाभाविक तौर पर आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका टेन्योर 14 महीने 15 महीने का है। और बीजेपी के पास भी 2018 में ये चैलेंज था कि आप बात करें तो बीते 15 साल आपके हैं, तो आप बात क्या करेंगे। लेकिन कांग्रेस इसको एक इमोशनल टच देने की कोशिश करेगी, जैसा भूपेंद्र जी की बातों से हम समझ में आया, उनकी तकरीर से, कि वो इसको पूरा कि किस तरह लोकतंत्र का अपहरण और तमाम चीज़ें हैं, इस पर वो बात करेगी। और बीजेपी इस पर जवाब देगी कि साहब आप देखिए, हमारी गवर्नेंस देखिए, हमारे मोदी साहब का काम देखिए, और 3-4 महीने या 5 महीने जब उपचुनाव होंगे, सरकार के अपने कार्यकाल और शिवराज जी की पिछली उपलब्धियों की बात करेगी। मास्टर प्लान के लिहाज से अगर आप बीजेपी कांग्रेस को देखते हैं तो कहाँ पाते हैं और क्या कहना है आपका? ये बात तो सही है कि बीजेपी अपने जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो भी उसने किया है वो उसको बनाने का कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रांतीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनमें बहुत फर्क होता है। जहाँ तक लोकतंत्र की हत्या की बात, जैसे भी भूपेंद्र जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र बचा कहाँ है आज की तारीख में। आप देखिए कि कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये टोटल सत्ता के लिए कोशिश करती हैं कि हमें सत्ता हासिल हो जाए, और उसमें एक दूसरे के लोगों को अपनी पार्टी में लाना, ये करना वो करना, ये तो बहुत साधारण सी बात है और इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जनता के सामने तो ये है कि एक बार 5 साल में उसको मौका मिलता है, वो जिसको सत्ता सौंपती है उसको सत्ता कुछ दिन तक मिलती है, उसके बीच में अगर कोई और इस तरह की जो जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ उस तरह का हो जाता है तो जनता तो ठगी की ठगी रह जाती है। लेकिन जैसा भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि ये विश्वासघात जो किया है बीजेपी ने और उनके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने उस पार्टी के साथ, उसका जो खामियाजा है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेंगे। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। अगर जनता को ये लगता है कि जो हमने कांग्रेस को जिताया था वो आज बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं, तो उनको हमको हराना है या जिताना है, ये तो जनता ही तय करेगी। इसमें पार्टी तो तय कर नहीं सकती कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन ये बात जरूर है कि ये दोनों ही पार्टियों के लिए जीवन मरण का प्रश्न है, क्योंकि जिसके पास भी बहुमत आ जाएगा, मान लीजिए 24 सीटों में से अगर 10-12 भी बीजेपी जीत लेती है तो उसके पास पूर्ण बहुमत आ जाता है। लेकिन कांग्रेस के पास अभी चूंकि नंबर्स कम है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। क्या वर्केबल होगा जो प्लान लेकर आएंगी दोनों पार्टियां? जी बीजेपी केंद्र की अपनी उपलब्धियों की बात करेगी, 370 की बात करेगी, CAA की बात करेगी, कोरोना लॉकडाउन की बात करेगी, मजबूती से भारत खड़ा है आज दुनिया में, एक विकल्प बनने की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह के बीजेपी के दावों की बात करेगी। और कांग्रेस विश्वासघात, मोटे तौर पर यही मास्टर प्लान है चुनाव प्रचार का। इसको आप किस तरह रैंक करके चलते हैं दोनों पार्टियों के लिए? जी नहीं, देखिए वही मैं बोल रहा हूँ ना कि आप देखिए कि प्रांतीय स्तर के मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। कांग्रेस के पास कहने को ये है कि हमने किसानों का कर्जा माफ़ किया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही कि आपने किसानों का कर्जा माफ़ किया। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये तो चलते रहेंगे।
अब विश्वासघात की जहां तक बात है तो मुझे लगता है कि अगर जनता को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोगों ने विश्वासघात किया है और पार्टी छोड़ी है और वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसका खामियाजा उन लोगों को मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही दल एक दूसरे के लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस में अभी आज ही थोड़ी कलह की स्थिति बन गई जब दिग्विजय सिंह जी ने राकेश चौधरी के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी जिसमें वो सामने आ गए। ऐसे ही बीजेपी की भी है, उसमें भी असंतुष्टों की स्थिति बहुत खराब है, वो भी असंतुष्ट हैं। हाँ, वो दीपक जी नाराज हैं। इधर बालेंदु शुक्ला को आपने वापस बोला, तो ये तो उठापटक चल रही है। ये उठापटक तब तक चलेगी जब तक चुनाव की स्थिति क्लियर नहीं हो जाती कि ये चुनाव कब होंगे। दोनों ही पार्टी इस तरह का प्रयास कर रही है कि जो पार्टी के असंतुष्ट हैं, दूसरी पार्टी के असंतुष्ट हैं, वो हमारे साथ आ जाएं। और कांग्रेस इस मामले में बहुत फूंक के कदम रख रही है। वो देख रही है कि कौन से लोग, जैसे अभी आप देखिए कि केपी यादव के जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था, उनके छोटे भाई और बड़े भाई से बातचीत चल रही है कि वो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बन जाए। तो इस तरह की जो खींचतान है, एक दूसरे के लोगों को तोड़ने की जो कोशिश हो रही, तो वो भी तो लोकतंत्र की हत्या है। दोनों ही पार्टी इस तरह के प्रयास कर रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और मानते हैं कि नैतिकता का मुद्दा बहुत ठहरेगा नहीं? वो जानती है कि राजनेताओं का जो चरित्र है, नहीं देखिए, नैतिकता, शुचिता, ईमानदारी, सिद्धांत, ये सब राजनीति की डिक्शनरी से गायब हो चुके हैं ये शब्द। टोटल जो उद्देश्य होता है वो होता है सत्ता पाना, और सत्ता के साथ ही फिर वो जनता का भला कर सकता है। ऐसा मानती है पार्टी कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम जनता का भला करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो अपना भी भला कर लेती है, पार्टी के लोग अपना भी भला कर लेते हैं। तो ये स्थितियां हैं। मुझे लगता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं वो हैं तो बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे, क्योंकि उनको प्रदेश की स्थिति से ज़्यादा ताल्लुक रहता है। डॉक्टर वाजपेयी, इसी का जवाब आपसे चाहूँगा मैं कि क्या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य मध्य प्रदेश के उपचुनावों के स्थानीय परिप्रेक्ष्य से मेल खाते हुए आपके लिए एक बेहतरीन मास्टर प्लान हो सकता है चुनाव प्रचार का, और वो उपलब्धियां क्या मतदाताओं को लुभा सकती हैं? अगर हाँ आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर हाँ कह रहे हैं आप, तो क्या इसके पीछे आपकी दलील क्या है सर? देखिए शरद जी, मुझे लगता है मेरा जो वक्तव्य था वो शुरुआती वक्तव्य को लेकर चर्चा बहुत आगे चली गई। पहली चीज तो मैं चैतन्य जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि राजनीति में शुचिता, लोकतंत्र की हत्या और जितनी भी बातें सब भूपेंद्र जी ने कही हैं, ये सब अपनी सुविधा के अनुसार दल तय करते हैं। मैं सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ, मतलब इसको मैं नकारता नहीं हूँ। तो फिर दूसरी बात क्या आती है? दूसरी बात सर, जो आपने कहा वो पहली बात है कि भाई चुनाव से आम जनता को क्या मिलता है। मैं बीजेपी को गाली दूं, वो मुझको गाली दें, ये तो रोज 8 बजे टीवी पे लोग देखते हैं। इसमें क्या जनता को मिला, आप बताइए ना। तो इसीलिए मेरा फिर कथन, आपका ही कथन प्रथम रखता हूं कि इन सब घटनाक्रमों के बावजूद हम जन केंद्रित किस प्रकार की सरकार चलाएंगे, तो हम उस बात को रखते हुए केंद्र की उपलब्धियों को हमें रखने का प्रयास किया कि ये हमारा क्रेडेंशियल है कि भाई जो 70 साल से और सैकड़ों वर्षों से जो विषय राजनीतिक रूप से लंबित थे चैतन्य जी, उन विषयों का मजबूती से समाधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और आप मानेंगे नहीं, मैनिफेस्टो के हमारे लगभग सब विषय हो गए। मतलब अगली बार हमको आप मान के चलिए कि नया मैनिफेस्टो बनाना पड़ेगा। तो हमारे ही विषय जिन पर हम लगातार चुनाव लड़ते आए और जीतते भी आए, हमने उन विषयों को लॉजिकल पॉलिटिकल कंक्लूजन तक हम पहुंचाया, ये तो आप भी मानेंगे। तो स्वाभाविक है कि हमको नेक्स्ट मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, जिसकी बात शरद जी कर रहे हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी, प्रादेशिक स्तर पर भी हमारे पास है बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हमने इन 2 महीनों में कमलनाथ जी की जो सरकार ने 15 महीने में हमारी जो स्कीम्स बंद कर दी थी, उनको हम फिर से पटरी पर लेकर आए, जिनको हम मानते थे जन केंद्रित है। उसके साथ साथ देखिए परिस्थितियां कैसी बनी। आज पटवारियों का मुद्दा वैसे का वैसे ही खड़ा हो गया है। सिलेक्शन हो गया, पोस्टिंग नहीं हो रही है, वो कमलनाथ जी से कहते कहते थक गए। आज हमारी सरकार के सामने वो विषय लंबित है, हम उसको सुलझाएंगे। अतिथि विद्वानों का विषय जैसा दिग्विजय सिंह के समय खड़ा था, आपको याद हो, लाठियां चली थी, लगभग 15 महीने में वैसा ही खड़ा हो गया, हम उसको सुलझाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर्स का विषय उठाकर देख लीजिए, जन स्वास्थ्य रक्षक का विषय आप उठाकर देख लीजिए। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो आम लोगों के एक आइडियल कॉम्बिनेशन आपका दावा है कि मिला जुला इसके साथ आप जाएंगे और जो मसले छूट गए हैं उनको आप मिला के इनके साथ एक बेहतर कॉन्क्रीट, एक पूरे पुरजोर ताकत के साथ आप बहुत महत्वपूर्ण विषय शरद जी आप हमेशा उठाते हैं, पोस्ट कोरोना काल की सोशो इकोनॉमिक स्थिति। इसके आगे कोई विषय नहीं टिकेगा। आप मान के चलिए कोई भी सरकार चलाए,
शिवराज जी के सामने आज सबसे बड़ी जो चुनौती रहने वाली है कि 2 साल चैतन्य जी हम अपनी 80% प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी पर बेस्ड राज्य को कैसे मुख्य धारा में लाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें उनका अवसर दीजिएगा, इसको सेंट्रिक रखते हुए हम जनता के बीच जाएंगे। बाकी हमारी तूतू मैं रोज चलेगी, वो देखते रहिए, उसको एंजॉय करिए आप। चलिए भूपेंद्र जी सर जी। चलिए, एक तो पहले बहुत बधाई मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी को दूंगा कि इन्होंने कहा कि इनकी सरकार की परफॉर्मेंस और इनकी सरकार के कार्य के आकलन के आधार पर ये चुनाव होगा। निश्चित रूप से होगा। ये जो 3 महीने की सरकार है, ये 3 महीने की सरकार ने जो चमत्कार दिखाया है वो चमत्कार आज जनता के सामने है। आज आप ICMR की रिपोर्ट पढ़ें। ICMR ने कहा है कि आंकड़े झूठे हैं कोरोना के, और कई जगह 100 गुना ज्यादा जो है, उसमें इंदौर का भी नाम है, उस रिपोर्ट को ये पढ़े। ये जो है इनका असली चेहरा है कि इन्होंने त्रासदी को अवसर बनाने में, लूटखोरी करने में। 1 मिनट बोलने दीजिए डॉक्टर साहब, बीच मत बोलिए, मैंने आपको नहीं टोका, चुप रहिए आप। गलत ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति पर हमें विचार करना पड़ेगा। आज क्या करे आप बात चुप रहिए, आप चुप रहिए। आप मैं निवेदन करूंगा संयम के साथ, संयम के सुनना साथ। सीखिए लोगों, मेरा आग्रह है, सुनना सीखिए। आप बोलेंगे तो मेरा इतना तो अधिकार है कि मैं कहूं कि ICMR के कंधे पर आप बंदूक रख के आप अपना समय गंवाते हैं। आप जब इस तरह से उस विषय से करिए, मैं आपको रिपोर्ट दे दूंगा। जी बोलिए, मैं रिपोर्ट दे दूंगा। जी बोलिए भूपेंद्र। नहीं, आप कब देंगे रिपोर्ट? जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। ये हर बच्चा जानता है, आज बच्चा जानता है कि इस 3 महीने में जो है ये सरकार आटा चोरी करती है। बनाएंगे आज ये बच्चा जानता है इस प्रदेश में कि हमारी सरकार में ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। डॉक्टर साहब उनको बोलने दीजिए, डॉक्टर साहब उनको सुन लेते हैं। सरकारी संस्थानों में खरीदा जा रहा है। गलत बोलते हैं सर, आप सुन लीजिए, मैं आपको अवसर दूंगा। जी, आपके पास अवसर रहेगा। डॉक्टर्स को जो PPE की सप्लाई की गई, डॉक्टर्स उनको पहनकर बेहोश हो रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज भोपाल, मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, मेडिकल कॉलेज सागर में लोग डॉक्टर बेहोश हो रहे हैं इनकी सप्लाई की हुई PPE की डॉक्टर बेहोश हो गए। 400 के 400 अवसर बनाया लूटखोरी का। कोरोना की मुद्दे पर जी जो बात आप कह रहे हैं, आपकी सरकार का चेहरा है ये आपकी सरकार का चेहरा है। और इन मुद्दों पर हम जाएंगे चुनाव में, और इन मुद्दों पर हम आपसे सवाल करेंगे कि 3 महीने की परफॉर्मेंस क्या है आटा चोरी की। आपकी 3 महीने की परफॉर्मेंस है गरीबों का गेहूं खरीदने की। आपकी जो है, आपकी 3 महीने की परफॉर्मेंस क्या है ये झूठे आंकड़े तैयार करने की। आपकी जो है परफॉर्मेंस क्या है कि लोगों को आप आज 70,000 बेड आप इकट्ठे करना चाहते हैं। आपके पास पेशेंट नहीं है। आपने 10,000 अभी 400-500 मरीज, सुनिए मेरी, 400 मरीज अभी मरे हैं मध्य प्रदेश में, और आपने जो है 10,000 जो है बॉडी बैग खरीद लिए। आप जो है आप ये है, ये जो परिस्थिति है ये आपका वास्तविक चेहरा है जिस पर जनता वोट डालेगी। ये आपकी परफॉर्मेंस है जिस पर जनता वोट डालेगी। और जनता आपसे पूछेगी क्या ये इस तरह का राज चलाने के लिए आपने ये 1000 करोड़ रुपए की स्कीम चलाई, आपने विधायकों को खरीदा बेचा, ये जनता पूछेगी आपसे। आप जाइए तो चलिए, ये बातें आप कह चुके हैं भूपेंद्र जी। आपके 25 विधायक आपको छोड़कर आपके घर से चले गए। 40,000 करोड़ के मालिक सिंधिया जी को औकात है आपके लोगों में से खरीदने की। चलिए, मैं कम वक्त है मेरे पास, मैं चैतन्य भट्ट साहब की तरफ चलूंगा। होने का आप ऐसा मक्खन उड़ा रहे हैं, शर्म आना चाहिए। चैतन्य भट्ट साहब की तरफ चलूंगा। जैसे योग्य व्यक्ति आप लोग ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। कभी उसके बाद भी आप लोग ऐसी झूठी बातें करते हैं। 4 किलो आटा निकालने में आप 40,000 करोड़ का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड। भट्ट साहब ये बताइए मुझे, जो ऐसी बातें करते हैं, ये जो नारा है स्थायी सरकार का, क्या वो भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा? कभी कांग्रेस रिजिम में ये नारा गूंजता था, जन जन से नाता है, सरकार चलाना आता है। वो सरकार अपनी लंबी भूमिका को देखकर कांग्रेस की तरफ से ये नारा था। वक्त के साथ परिस्थिति बदली है। अब बीजेपी शायद ये कह सकती है कि सरकार चलाना हमें आता है, या जो भी आप जिस रूप में भी देखें इसको, लेकिन क्या स्टेबिलिटी का इशू भी इस चुनाव में? इस तर्क से मैं असहमत हूं। बिल्कुल, आपको अधिकार है सर, बिल्कुल आप अपनी बात कहिएगा। मैं तो सिर्फ एक मैं सवाल पूछ रहा हूं चैतन्य भट्ट जी से।
भट्ट ये साहब कह रहे हैं कि जी, ये कह रहे हैं इनने 8 करोड़ लोगों को खाना खिलाया। सर मुझे मेरे पास वक्त 1 मिनट बचा है, बस खाना खिलाया। आज 1 मिनट में भट्ट साहब दिल्ली की विनम्र मुस्कुराहट के साथ अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरकार चलाना आता है भोजन नहीं और यही कारण है कि राहुल गांधी जी ने यहाँ आने से मना कर दिया, यहाँ की बैठकों के लिए मना। भट्ट साहब आप बोलना शुरू कर दीजिए। आज हम शोर बाजार ही बना देते हैं इसको, शो को आज शोर बाजार में बदल देते हैं सर। पढ़िए, आज किसी की आवाज नहीं सुनी जाएगी। आप बोल लीजिए भट्ट साहब जी। दिक्कत यही है कि अपनी सुनना ही चाहिए जी। मुझे लगता है कि जो ये नारा था कि सरकार चलाना आता है, निश्चित तौर पे बीजेपी इसको बनाएगी, क्योंकि आप देखिए कि 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही तो जनता को ये लगता है कि शायद ये सरकार नहीं चला पाए। उसके पीछे कारण जो भी हों, जैसा कि भूपेंद्र गुप्ता जी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लोगों को खरीद लिया, फरोख्त हो गई, ये सब की वो एक अलग बात है। लेकिन ये बात सही है कि कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता मिली थी और निश्चित तौर पे उसको एक मौका मिला था मध्य प्रदेश में सरकार चलाने का, लेकिन अब वो नहीं चला पाई, ये अलग बात है। तो बीजेपी निश्चित तौर पर यह बताएगी कि भाई सरकार चलाना हमको आता है, आपने मैंडेट जरूर दिया था बीजेपी कांग्रेस को, लेकिन वो सरकार नहीं चला पाई, उनके साथ ही अपना उनका साथ छोड़ के चले गए। तो ये तो बीजेपी निश्चित तौर पे इस नारे को लेके चलेगी कि सरकार चलाना हमें आता है। कांग्रेस भी इस बात का प्रयास करेगी कि वो ये बताएगी कि हम सरकार चला रहे थे लेकिन हमको सरकार चलाने नहीं दी गई। लेकिन अब चलाने क्यों नहीं दी गई, ये अब जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं कि जनता खुद समझदार है, बहुत मतदाता बहुत जनता ही तय करेगी भट्ट साहब किस तरह की परिस्थितियों में सरकार गिरी है। जी बिल्कुल, ये जनता ही तय करेगी और वही तय कर भी सकती है। तो वो जनता ही तय करेगी कि किस तरह से विश्वासघात हुआ है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि एक अंतर्यामी दृष्टि भी जनता के पास है। वो दोनों ही दलों की खूबियों को भी देखती है और खामियों को भी देखती है, और वो ये भी अच्छी तरीके से जानती है कि किसने क्या किया है। जी, बहुत धन्यवाद करता हूँ भट्ट साहब, धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी और धन्यवाद भूपेंद्र गुप्ता जी। तो आपने देखा कि अब ये जो जंगे 24 उपचुनाव है ये अपने शबाब पर चढ़ रहा है, और जिस तरह का शोर स्टूडियो में थोड़ी देर के लिए गूंजा वो भी ये बता रहा है कि अब हालांकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता जी की कि मास्टर प्लान में यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, सर तो गोपनीय है मास्टर प्लान। और ये मास्टर प्लान क्योंकि कांग्रेस की अभी कहीं मैदान पर तैयारी का कोई प्लान नजर नहीं आ रहा है, और आपको याद होगा कि इस कार्यक्रम में ही हम आपसे पहले कह चुके हैं कि ये कांग्रेस की किसी स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है कि बीजेपी जहां प्रबंध समिति, संचालन समिति, नेताओं को जिम्मेदारी, रूठों को मनाना, मने हुए को और मनाने की कोशिश, ये सब चल रही है, वहीं कांग्रेस में चुप्पी है। यानी कांग्रेस ने यह तय कर रखा है कि हम सही समय आने पर मैदान में दिखेंगे, बाकी सब कार्यक्रम पर्दे के पीछे चलेगा। क्या वाकई ऐसा है? वक्त बताएगा। नमस्कार।